वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे यूजीसी नेट हिंदी 2024 के लिए भी। ठीक है, तो ज़्यादातर तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। आप में से अधिकतर बच्चों ने नेट का फॉर्म फिल कर ही दिया होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर अब हम कुछ समय पश्चात आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हर एक को ध्यान से देखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को भी विजिट करिएगा ताकि आपको पहले के वीडियोस भी मिलते रहें कि कैसे ही पहले क्वेश्चन आए थे, अब कैसे आगे आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, जो ये क्वेश्चन होंगे ना केवल नेट की परीक्षा तक ही सीमित होंगे, अपितु आप चाहे तैयारी कर रहे होंगे किसी भी प्रदेश में सेट की, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे होंगे एलटी टेट, एलटी कमीशन या फिर पीजीटी हिंदी की, वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, पूरी संभावना है। इसलिए ध्यान से आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा एनटी नेट के लिए। आपको मैंने ये भी बताया है कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट अवश्य आप एक बार चेक करिएगा। तो अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। क्या है जानकारी? अगर आप लोग एनटीए नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपके पास इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हमारी टीम के द्वारा इसके देखिए फर्स्ट पेपर आपको होता है एनटी नेट में, फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। ठीक है, इन दोनों के हमारे पास पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है विद आंसर की, ऑफिशियल आंसर की है। तो अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर परचेज़ नहीं किए हैं तो अभी आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। लिंक आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो व्हाट्सएप करिए, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और सेकंड पेपर के भी, दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है, 10 ईयर्स के। और आगे आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपके कोई नियर डियर हैं जो तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी की, तो इसके लिए भी हमारी टीम के द्वारा कोर्स भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं और स्टडी मैटर भी उपलब्ध है। कोई भी जानकारी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आज। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो पहले प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, उसका उत्तर हमने देना है यहाँ पर। तो जो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा यह आपका, अगर देखिए जो क्वेश्चन पेपर लेता है ना, तो उनको कैसे क्वेश्चन आईडी ये होती है, क्वेश्चन आईडी, एक मिनट, क्वेश्चन आईडी ये होती है और इसके ऑप्शन आईडी ये होती है, इसके साथ मैच करना होता है। जैसे 947 है तो इसका जो सही विकल्प होगा 947 का, तो ये होगा आपका कौन सा, 337, तो सी सही विकल्प होगा इसका। यहाँ पर तो आपको सीधे से बता देता हूँ इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर होगा तो ये होगा विकल्प सी, अरबी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो ये अरबी होगी। कौन? अरबी। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। बाकी संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी ये तो है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 2, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर अक्षर। जो तत्सम शब्द है ये होगा अक्षर। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तत्सम शब्द से तात्पर्य होता है संस्कृत से हूबहू लिया गया शब्द, इसे तत्सम कहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 3, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं,
कौन द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये बताना है यहाँ पर। तो जो तीसरे का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका जो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो ये थे आपके मध्वाचार्य। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, मध्वाचार्य। अगले प्रश्न को देखिए 4। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प नामदेव। जो नामदेव थे इनके गुरु थे विसोबा खेचर या खेचरनाथ। ध्यान रखना है, आगे आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। प्रश्न है 5। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभाविलास किसकी रचना है? ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभाविलास किसकी रचना है? 5वें का सही विकल्प बताना है। तो जो ये ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभाविलास है ये लल्लू लाल जी की रचना होगी। किसकी? लल्लू लाल की। विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा, लल्लू लाल की। अगला प्रश्न देखिए 6। निम्नलिखित में से यह कथन है सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, किसका कथन है ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका जगन्नाथ जी का ये कथन होगा। किसका? जगन्नाथ जी का। विकल्प 3 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 7। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो किसान, बिकट भट्ट, केशों की कथा, ये तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी, परंतु जो राष्ट्र भारती है ये इनकी रचना नहीं है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8। इसमें क्या पूछा गया है? 8 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं, इनका सही चयन करना है। तो देखिए, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, राजा सत्य हरिश्चंद्र, ये तीनों दिन की भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित रचनाएं होंगी, परंतु जो सती प्रताप है ये इनकी मौलिक रचना है, ये अनुदित रचना नहीं होगी। तो 8वें का सही जो विकल्प होगा ये होगा विकल्प डी, सती प्रताप। भारतेंदु हरिश्चंद्र से अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इस प्रकार से होंगे, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी आयु कितनी वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष में इनकी आयु हुई थी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? वैसे तो काफ़ी सारी इनकी प्रमुख रचना है, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है तो वह है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी ये मुझे काफ़ी अच्छी रचना लगती है इनकी। अगला प्रश्न देखिएगा 9। इसमें पूछा गया है आपसे फटिक भूमि पर पग छाया यह शोभा अति राजती करी करी प्रतिमानी वसुधा कमल बैठी की साजती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? पंक्ति को फिर से पढ़ेंगे। फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अति राजती करी करी प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां बतानी है किसकी होंगी ये। तो जो 9वें का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, सूरदास जी की ये पंक्तियां होंगी। किसकी? सूरदास जी की। ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 10। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो बताना है कौन उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो 10वें का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? कहाँ गया पेन? श्रीचंद। जो श्रीचंद थे ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर।
जो श्रीचंद है ये गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है, यह कथन किस आलोचक का होगा? तो जो ये कथन है ये है बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन होगा। सही विकल्प होगा बी। बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका भी आपने ध्यान रखना है, कभी पूछा जाएगा तो आप उत्तर दे सकते हो। अगला जो प्रश्न है 12, तद्दोषौ शब्दार्थो सगुण बलंकृति, सगुण बनलंकृति पुनः क्यापि। उच्चारण में थोड़ी सी अशुद्धि हो सकती है, आप इन संस्कृत के श्लोकों को अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो ये किस आचार्य की पंक्ति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी विकल्प 3 ममट की। किसकी है? ममट की। ममट पुनः क्यापी, याद रखना पुनः क्यापी किसके द्वारा कही गई थी पंक्ति? ममट के द्वारा। शॉर्ट ट्रिक पे आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब 13। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। विकल्प सी सही होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिरिकल बैलेड्स लिखी गई थी, किसके साथ मिलके? कॉलरिज के साथ मिलके, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न 14, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? तो जो ये कथन कहा गया था क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा, क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा ये कथन कहा गया था, ठीक है। विकल्प बी यहाँ सही होगा। फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा या फिर क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो जो ये पुस्तक हो जाएगी द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, ये 60 तरह की हो जाएगी। किसकी? 60 तरह की। विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा 15 का। अगला प्रश्न देखिए 16, विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं, कौन होंगे इसके लेखक? तो जो कॉर्डवेल है ये होंगे इल्यूजन एंड रियलिटी पुस्तक के लेखक। तो विकल्प 4 यहां पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे 17, क्या पूछा गया है? देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो ये किया था रेवा तट पर मृग्या के लिए, अर्थात रेवा तट के किनारे जो जाने के लिए प्रेरित किया था, बाध्य नहीं प्रेरित किया था। जो रेवा तट है ये किसकी, जो चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है ना, उसी का एक भाग है रेवा तट, इसका ध्यान रखना है। जो चंद्रबरदाई इसके रचनाकार होंगे। अगला प्रश्न है 18, गोरी सुंदर पातरी केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, इस पहेली का सही उत्तर है? तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अरहर की दाल है। इसके लिए ये पहेली सुझाई गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, ये ध्यान रखना आपने, अमीर खुसरो की ये पहेली हो जाएगी। प्रश्न संख्या 19, क्या पूछा गया है यहाँ पर? स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। ये कथन किस आलोचक का होगा?
तो जो ये कथन है ये किसका होगा? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है ये। तो 19 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है 20। जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। इस दोहे में अतियुक्ति है, लेकिन यह बताना है इसमें क्या आगे वर्णित है। तो इसमें इस दोहे में अतियुक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। कैसी है? संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर 20 का ए। फिर अगले प्रश्न को देखिए 21। इसमें क्या पूछा गया है? राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला जी ने क्या किया राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो सही विकल्प कौन सा होगा? संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। तो सी यहाँ पर सही विकल्प होगा, सी मतलब 3। अगला प्रश्न देखिए 22। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा गया। क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका कवि प्रसिद्ध। इस कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। तो यहां पर जो देखिए सही विकल्प होगा सी। ठीक है, सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिएगा 23। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका होगा? बड़ा शॉर्ट कथन है ये। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका होगा ये बताना है। तो जो उर्वशी का कथन होगा ये, उर्वशी का। अगला प्रश्न देखिएगा। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है मूक शाल पर लाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धंस ना पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। तो इन पंक्तियों का आशय ये है कि यह जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती भी है। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर 3। तो हो सके तो इनको नोट भी करते रहिएगा, आपको आगे ये फायदा देंगे। अगला प्रश्न है 25। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो जो ये संवाद है ये किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है आपके गोविंदी और मेहता के मध्य। ये गोदान उपन्यास का प्रमुख प्रश्न होगा आगे। अगला देखिए। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग किस उपन्यास से संबंधित है? जो आपने पढ़ा होगा जब शीतला माता किस उपन्यास में, मतलब शीतला माता एक होता है ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बच्चों के शरीर में, तो बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे इस डर से। तो अगर आपने जब ये चीज़ें पढ़ी होंगी तभी आपको पता होगा ये, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो साधारण सा प्रश्न है, उतना मुश्किल तो नहीं है। देवरानी जेठानी की कहानी है, उस उपन्यास में इस तरह की जो अंधविश्वास दिखाए गए हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 27, इसमें पूछा गया परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है?
तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये किस विषय पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ यहाँ पर वर्णित है। 27 का सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा 28। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट। ये अमृतलाल नागर की रचना होगी, परंतु जो अर्धनारीश्वर है ये अमृतलाल नागर की रचना नहीं होगी। तो सही जो विकल्प है यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 4 अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न देखिए 29। तेरी बांकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बिया क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ? तो ये देखिए जो कहानी है किस में ये प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ तीसरी कसम कहानी है, उसमें ये गीत प्रयुक्त हुआ है। जो ड्राइवर था हीरामन उसने ये गीत गाया था, ठीक है। तो सही विकल्प होगा 29 का 4। अगला है प्रश्न 30। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित या पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है तो ये होगा उसने कहा था। कौन सी? उसने कहा था। ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये किसकी है? ये हो जाएगी आपकी प्रेमचंद की। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर आपके समक्ष था। देखने के लिए हमने मात्र यहाँ पर 30 प्रश्न डिस्कस किए, परंतु जो अन्य मैंने आपको फैक्ट बताए उससे ये प्रश्न हो गए हैं 50 के आसपास, ठीक है। तो ध्यान से आप इनको नोट करते रहिएगा और जो प्रश्न आपको मिलते हैं तो उनको समझते भी रहिए और सॉल्व भी करते रहिएगा।